प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बाजार मार्केट। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द से अभिप्राय उस स्थान विशेष से होता है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता शारीरिक रूप से उपस्थित होकर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अभिप्राय उस स्थान विशेष से नहीं होता जहाँ किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता शारीरिक रूप से उपस्थित हों। अर्थशास्त्र में बाजार से आशय उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता संपूर्ण क्षेत्र में फैले होते हैं तथा उनमें परस्पर इस प्रकार का प्रतियोगात्मक संबंध होता है कि वस्तु की कीमत में विभिन्न स्थानों पर समान रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की शारीरिक उपस्थिति का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके मध्य प्रतियोगिता एवं संपर्क का होना अति आवश्यक है। चाहे वह संपर्क व्यक्तिगत रूप से हो अथवा संचार साधनों के माध्यम जैसे डाक, तार, नेट इत्यादि। अनेक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द को परिभाषित किया है। स्टोनियर एवं हेग कहते हैं कि अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ ऐसे संगठन से लेते हैं जिसमें वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में हों। चैपमैन के अनुसार बाजार शब्द से आशय आवश्यक रूप से किसी स्थान विशेष से न होकर सदैव किसी वस्तु अथवा वस्तुओं तथा उनके क्रेताओं और विक्रेताओं से होता है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता में संलग्न रहते हैं। केयर्न क्रॉस के अनुसार अर्थशास्त्र में बाजार से तात्पर्य क्रेताओं विक्रेताओं के मध्य किसी साधन अथवा उत्पाद के लेन देन के जाल सूत्र से होता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता कहते हैं कि बाजार शब्द से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें कोई वस्तु उस स्थान पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है जहां उसकी मांग होती है। अनेक अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बाजार के लिए अनेक बातों का होना आवश्यक है। जैसे बाजार के लिए क्रेताओं विक्रेताओं का अस्तित्व आवश्यक है। इनके अभाव में बाजार की कल्पना संभव नहीं है। जहाँ वस्तु या वस्तुओं का विनिमय किया जाता हो, बाजार का संबंध किसी स्थान विशेष से न होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। क्रेता तथा विक्रेताओं के मध्य परस्पर संपर्क हो अर्थात प्रतियोगितापूर्ण संबंध उनमें हो। इसका अर्थ होता है कि क्रेता कम कीमत देना चाहता है एवं विक्रेता अधिक कीमत वसूल करना चाहता है, जिससे कि कीमत समान रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन एकाधिकारी बाजार में यह तत्व नहीं पाया जाता। अब हम अध्ययन करेंगे बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। किसी वस्तु का बाजार संकीर्ण या विस्तृत हो सकता है। बाजार का आकार कई तत्वों पर निर्भर करता है। इसके आकार को
प्रभावित करने वाले तत्वों को मोटे रूप में हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहले वर्ग में वस्तु की प्रकृति आती है। इसके अंतर्गत हम वस्तु पूर्ति की पर्याप्तता, जिन वस्तुओं की पूर्ति पर्याप्त एवं नियमित तथा आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है, उन वस्तुओं का बाजार विस्तृत या अंतर्राष्ट्रीय होता है। जिन वस्तुओं की पूर्ति सीमित तथा मांग के अनुरूप हम बढ़ा नहीं सकते, उनका बाजार संकीर्ण होता है। दूसरे, मांग का स्वरूप। जिन वस्तुओं का मांग व्यापक तथा विस्तृत होती है, उन वस्तुओं का बाजार उतना ही विस्तृत होता है। जैसे चाय, चीनी, गेहूँ, कोयला, सोना, चांदी इत्यादि, इनका बाजार विस्तृत होता है क्योंकि इनकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग सीमित होती है, उनका बाजार बहुत संकीर्ण होता है। जैसे साड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं व स्थानीय प्रयोग की वस्तुएं हैं, उनका बाजार संकीर्ण रहता है। तीसरा, टिकाऊपन। टिकाऊ वस्तुएं तथा जिनको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, उनका बाजार अधिक विस्तृत होता है। इसके विपरीत शीघ्रनाशक जो वस्तु होती हैं, जैसे दूध है, मावा है, पनीर है, इन वस्तुओं का बाजार सीमित होता है। नेक्स्ट, नमूने तथा ग्रेडिंग की सुविधा। जिन वस्तुओं के हम नमूने या ग्रेड बना सकते हैं तथा उनको हम विभिन्न श्रेणियों अथवा किस्मों में विभाजित कर सकते हैं, उन वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। जैसे ऊन है, वस्त्र हैं, गेहूँ है, चावल है, चाय है इत्यादि अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी हम ग्रेड या इनको हम किस्मों के नाम से जानते हैं। उन वस्तुओं को बाजार विस्तृत होता है। इसके विपरीत ऐसी स्थिति में ऐसी वस्तुएं जिनका हम ग्रेड नहीं बना सकते, नमूने नहीं बना सकते, जैसे दूध है, सब्जी है, फल है, ऐसी वस्तुओं का बाजार सीमित होता है। वहनीयता, पोर्टेबिलिटी। अधिक मूल्य तथा कम भार वाली वस्तुओं का बाजार अधिक विस्तृत होता है, जैसे सोना, चांदी। इसके विपरीत कम मूल्य व अधिक भार वाली वस्तुओं का बाजार सीमित होगा, जैसे ईंट, चूना, पत्थर, क्योंकि इन वस्तुओं को ढोने में परेशानी व परिवहन लागत अधिक आती है। नेक्स्ट है, देश की आंतरिक दशाएं कैसी हैं। यदि शांति व सुरक्षा है देश के अंतर्गत, तो उससे क्रेताओं विक्रेताओं में निश्चिंतता बनी रहती है और उनमें ऐसी स्थिति में वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता चला जाता है। जब देश में अशांति व कोरोना जैसी महामारी का फैलाव होता है तो बाजार संकुचित होने लगते हैं। यातायात एवं संचार साधनों का विकास। यदि देश में रेल है, सड़कें हैं, जलयान हैं, जैसे यातायात के साधन तथा डाक, तार, टेलीफोन, इंटरनेट आदि संचार के साधन पर्याप्त मात्रा में तथा सस्ती दर पर उपलब्ध होते हैं, उससे बाजार का विस्तार बढ़ जाता है। इसके विपरीत इन सुविधाओं के अभाव में बाजार संकुचित संकीर्ण होती जाती है। बैंकिंग तथा साख व्यवस्था। यदि देश में पर्याप्त मात्रा में आसान शर्तों पर बैंकिंग, नेट बैंकिंग एवं साख सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उससे बाजार का विस्तार बढ़ जाएगा। इन सुविधाओं के अभाव में बाजार संकुचित रहेगा। श्रम विभाजन की सीमा। जिन वस्तुओं के उत्पादन में श्रम विभाजन के प्रयोग की सीमा अथवा मात्रा अधिक होती है, उस वस्तु का बाजार अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि श्रम विभाजन के प्रयोग से उत्पादन बढ़ता है तथा लागत में कमी आती है। इसके कीमत कम हो जाने के कारण अंततः मांग बढ़ जाती है। विक्रय की अधिक आधुनिक तकनीक है, जैसे विज्ञापन है, प्रचार है, प्रदर्शनी है आदि से बाजार का विस्तार होता है, क्योंकि इनसे वस्तुओं के गुणों व प्रकृति की जानकारी हो जाती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं के विक्रय में इन आधुनिक विधियों को नहीं अपनाया जाता है, उनका बाजार संकुचित होता है। सरकारी नीतियां हैं। यदि सरकार उदारीकरण है, निजीकरण व खुलेपन की नीति अपनाती है, अर्थात देश विदेश में स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाती है,
तो उससे बाजार का विस्तार होगा, जबकि संरक्षण की नीति से व्यापार प्रतिबंधों से बाजार संकुचित हो जाता है।